ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी है। 3 लोकसभा 29 असेंबली सीटों पर काउंटिंग मुसलसल जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं दादर नागर हवेली सीट पर शिवसेना आगे है और हिमाचल प्रदेश की मंडी पार्लिमानी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त का। ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी है। 3 पार्लिमानी और 29 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए। इसमें मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। दादर और नागर हवेली सीट पर शिवसेना आगे है और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कांग्रेस आगे है। और इस बीच असेंबली सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाब की बात करें तो बिहार की एक सीट पर जेडीयू और आरजेडी आगे है। ये असेंबली ज़िमनी इंतखाब की सीटों का हवाला आपको दे रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी आगे एक सीट पर। वहीं असम में 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। 2 सीटों पर यूपीपीएल बढ़त बनाए हुए है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश की 3 असेंबली सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मगरबी बंगाल की 4 असेंबली सीटों पर टीएमसी आगे है और राजस्थान की दोनों असेंबली सीट पर कांग्रेस आगे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आगे है और तेलंगाना की 1 सीट से बीजेपी आगे है। वहीं असम की 3 सीटों से बीजेपी आगे है और 2 सीटों से यूनाइटेड पीपल्स लिबरल आगे। और बिहार की 1 सीट से आरजेडी और 1 से जेडीयू आगे। हिमाचल की 3 सीटों में से 1 पर आजाद उम्मीदवार, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी आगे है। महाराष्ट्र की 1 सीट से कांग्रेस आगे है। मेघालय की 3 सीटों में से 1 पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और 2 में से नेशनल पीपल्स पार्टी आगे है। मगरबी बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है और राजस्थान की 2 सीटों से कांग्रेस आगे है। वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों से बीजेपी और कर्नाटक की 2 सीटों में 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे है। हरियाणा की 1 असेंबली सीट से आरएलडी आगे चल रही है। और हमारे साथ नुमाइंदे शाहिद काजी बैंगलोर से बने हुए बराह रास्त शाहिद काजी का रुख करेंगे हम यहाँ पर। शाहिद, मुख्तलिफ सीटों के हवाले देकर हम तमाम डिटेल्स दे रहे हैं अपने नाजरीन को। आप जरा बताइए आपके यहाँ किस सीट पर किस तरह से बढ़त बनाई हुई है और किन चीजों ने एक्चुअली काम किया इंतखाबी तशरीह के दौरान। देखिए, जिस तरह से बाई इलेक्शंस हुए हैं इसमें सबसे पहले तो काफी लंबा समय मिला है। कैंपेनिंग के लिए 1 माह से ज्यादा टाइम जो है इस मर्तबा बाई इलेक्शन के लिए मिला था। इस वजह से काफी लंबे वक्त तक दोनों ही पार्टियों के लीडरान जो है पूरे जोर शोर के साथ जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बार चूंकि 2023 में इंतखाबात होने वाले हैं, कर्नाटक में जनरल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में ये बाई इलेक्शन काफी अहमियत रखता है क्योंकि हाल ही दिनों में जो है कर्नाटक में सीएम की अदला बदली हुई है। येदियुरप्पा सीएम थे, उन्हें जो है हटाकर जो है बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संकेत देना होगा कि आने वाले इलेक्शन भी जो है उनके फेवर में है। और नए सीएम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर अपनी बढ़त जमाए और अपना असर वसूल दिखाए। चूंकि अगर हम सिंदगी सीट की बात करें तो सिंदगी असेंबली सीट में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छी मार्जिन इसमें हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन 10,000 लीड पे है। वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे कामयाबी मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं हम अगर हानगल की बात करें तो हानगल बाई इलेक्शंस में कांग्रेस को तकरीबन 5 से 6,000 की बढ़त है। ये बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है क्योंकि तकरीबन 7 या 8 राउंड्स हुए हैं, तकरीबन और काफी राउंड्स बाकी हैं, 22 राउंड होने बाकी हैं। 22 राउंड में किस तरह से ये जो रिजल्ट है उलट पलट हो सकता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर जब मार्जिन अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाता है। जिस तरह से सिंधी में ये साफ लग रहा है कि उसमें बीजेपी को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आई। लेकिन सबसे इस इलेक्शन में खास बात यह है कि जेडीएस ने, जनता दल सेकुलर ने दोनों ही जगह पे मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन मुसलमानों की तरफ से उन्हें वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट को तकरीबन 2-2.5 हजार के करीब ही वोट मिले हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो मुस्लिम कार्ड जेडीएस ने खेलने की कोशिश की थी उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है। ये सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान नजर आ रहा है और मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हानगल का है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। तकरीबन कभी 2,000 कभी 3,000 एक राउंड में डिफरेंस आ रहा है और ये जो बढ़त है ये कभी भी बदल सकती है। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जो हानगल का कैंडिडेट है वो लगातार उसने पिछले इंतखाबात से लेके अब तक हारने के बाद, चूंकि हानगल में बीजेपी के
जो एमएलए हैं उनके देहांत होने के बाद में ये बाई इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी की सीट है, बीजेपी से महज वो 6,000 वोटों पे पिछले इंतखाबात में उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद वो अब लगातार वहां काम करने के बाद, कैंपेनिंग करने के बाद मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो हर बूथ में, हर लेवल में, हर राउंड में सिर्फ बीजेपी को एक ही राउंड में बढ़त मिली है। बाकी तमाम अब तक के 7 या 8 राउंड्स हुए हैं, उसमें कांग्रेस को, श्रीनिवास माने को लगातार बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब कर्नाटक में थोड़ा सा साफ होता जा रहा है कि एक सीट जो है बीजेपी को मिलेगी और एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जेडीएस ने जो मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। जेडीएस ने दोनों ही जगह पे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। जेडीएस नॉर्थ कर्नाटक के वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी, क्योंकि जेडीएस का वोट बैंक वकलिया कम्युनिटी का है, बीजेपी का लिंगायत कम्युनिटी का है। ऐसे में जेडीएस चाह रही थी कि चूंकि नॉर्थ कर्नाटक में वकलिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो जेडीएस चाह रही थी कि कम से कम मुस्लिम वोट बैंक के साथ खेला जाए, क्योंकि इससे पहले जो सिंदगी में एमएलए था वो जेडीएस का था। ये जेडीएस सीट है जिसे अब बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट पे जो है, हानगल सीट पे कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस का इसमें मुकम्मल तौर पर फायदा है, क्योंकि दोनों ही जगह पे कांग्रेस का कोई ये सीट नहीं थी। एक जेडीएस और एक बीजेपी की सीट थी, जिसमें कांग्रेस को फायदा हो रहा है और बीजेपी को भी एक सीट खोने के बदले एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी तो शायद बसवराज बोम्मई के सीएम बनने के बाद एक तरह से ये उनके लिए पहला चैलेंज था जिस पर उन्हें पार उतरना होगा। जाहिर सी बात है कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी उन्होंने, तशहीर के लिए भी और अलग अलग तरीके से इंतखाब जीतने के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए वजीर आला बसवराज बोम्मई के लिए एक और चैलेंज ये भी है, जिम्मेदारी ये भी है कि जिस जिले से बसवराज बोम्मई लगातार जीतते आ रहे हैं उसी जिले का ये असेंबली, हानगल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। यानी कि बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वजीर आला बसवराज बोम्मई कामयाब होते हैं, वह उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये इंतखाबात हो रहा है, उनके बिल्कुल बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये कहीं ना कहीं दो तरह से देखा जाए, एक तो वजीर आला की जिम्मेदारी, क्योंकि चार्ज लेने के बाद उन्हें अब परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, और दूसरा अपने ही जिले के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें कामयाबी मिलना बहुत जरूरी है, वरना यह सवाल जाएगा कि अपने ही इलाके के, अपने ही जिले के सीट को बसवराज बोम्मई नहीं बचा पाए। इसी वजह से लगातार हानगल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बसवराज बोम्मई हॉल्ट रहे। तकरीबन 8 दिन तक लगातार उन्होंने वहां रुक कर कैंपेनिंग की। इससे पहले कि अगर हम इलेक्शन देखेंगे, बाई इलेक्शन भी बात करें, तो इससे पहले जो इलेक्शंस थे उसमें जब वजीर आला उस वक्त सिद्धरामैया हुआ करते थे, तो उन्होंने कभी हॉल्ट होके यानी कि रुक कर उस इलाके में कैंपेनिंग नहीं की थी। यानी वो अपने काम के लिए एक दिन के लिए कैंपेनिंग गए और दूसरे दिन वापस आ गए, इस तरह से उनका रूटीन था। लेकिन बसवराज बोम्मई तकरीबन 8 दिन तक उसी इलाके में थे और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कैंपेनिंग की, और उनका भी यही मानना था कि इस सीट को कहीं ना कहीं से कामयाबी इसमें हासिल होना है। लेकिन एक उसमें टेक्निकल पॉइंट ये भी नजर आ रही है, लोगों की नाराजगी ये भी नजर आ रही है कि चूंकि पहले के जो एमएलए थे, सीएम उदासी, उनके इंतकाल के बाद ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उनकी खानदान को ये टिकट नहीं दी गई है। उन्होंने बीजेपी ने ये कहा था कि हम कुंभा परवरी को नहीं प्रमोट करेंगे, इसी वजह से उन्होंने वो टिकट किसी और को दी। सज्जन नामी शख्स जो उसी जिले के हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, उनको ये टिकट दी। तो कहीं ना कहीं उदासी के जो फॉलोअर है उनमें भी मायूसी थी। उसका एक कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब 2 सीटों में सीधा एक कांग्रेस और एक बीजेपी होती जा रही है। लेकिन आज वजीर आला बसवराज बोम्मई जो है मैसूर के दौरे पर है। उन्होंने सुबह भी कहा कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि दोनों ही सीटों पर जो है बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। लेकिन तकरीबन एक डेढ़ घंटा गुजर चुका है, अब जो है थोड़ा सा आंकड़े साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें यह लग रहा है कि जो है हानगल कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त, मजबूती और उसमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अभी हमने वहां के जो कैंडिडेट है उनसे बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि वो 10,000 के लीड से जो है वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट का एक अपना सर्वे होता है, अपना एक नेटवर्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो है वो 10,000 वोट के करीब जो है उन्हें कामयाबी मिल सकती है। देखना होगा, क्योंकि अभी तकरीबन 7 या 8 ही राउंड में, अभी काफी राउंड्स बाकी हैं। आने वाले वक्त में हमें यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कितने इसमें कामयाबी मिल रही है और कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिल रही है। जी तो शायद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से इंतखाबी तशहीर की तमाम जमातों ने, तमाम उम्मीदवारों ने, उस वक्त आपको क्या लगता है किन चीज़ों ने वोटर्स के जहन को छुआ होगा, किन चीज़ों ने ज़्यादा वर्क किया होगा, कौन से मुद्दे हावी रहे होंगे और कौन उन मुद्दों को कामयाबी के साथ उठाने में कामयाब रहा? तशहीर के बारे में ज़रा बताइए। जी देखिए, इस बार का जो बाई इलेक्शन है इसमें एक बात खास है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही।
वो इसलिए क्योंकि कोरोना जो पेंडेमिक का दौर चला था, उस वक्त में कांग्रेस ने पेंडेमिक के दौरान काफी अच्छा काम किया था, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। उन्हीं मामलात को, उन्हीं कामों को जो है आवाम तक पहुंचाने, उन मामलात को बुलाने के लिए कोशिश की। और लगातार मैं सिद्धरामैया के बयान भी सुनता रहा। सिद्धरामैया लगातार बीजेपी के ऊपर ही हमलावर थी। उनका कहना था कि एक पैंडेमिक में इस तरह से मसाइल पेश आए। और दूसरा सबसे अहम वजह है क्योंकि हानगल कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बात करें, हानगल या सिद्दगी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी अहमियत रखता है, क्योंकि वहाँ तकरीबन 50 से 70 हजार के बीच में जो है मुस्लिम वोटर्स पाए जाते हैं। और चूंकि नॉर्थ कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक भी काफी अहमियत रखती है। लिंगायत वोट बैंक जो है वो सिंदगी में असर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हानगल में कहीं ना कहीं लिंगायत वोट बैंक में जो है काफी हमें लचक देखने को मिल रही है। क्योंकि हानगल का जो कैंडिडेट है उन्होंने जिस तरह से काम किया था, इस बार लोगों ने काफी खास करके लोकल मुद्दों को अहमियत दी है। लोकल इश्यूज जो होते हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं, क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी ये शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मतलब देहातों की कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें बहुत सारे देहात आते हैं। देहातों के जो मसाइल हैं, पेंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा किसान मुतासिर हुए थे। ये किसानों का इलाका है। किसानों को जिस तरह से स्कीम दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं किसानों में हल्की से नाराजगी भी पाई जा रही है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान किसानों को बहुत ज्यादा मुआवजा इसमें मिल नहीं पाया है। किसान जो है वैसे ही परेशान थे। उसका भी काफी इफेक्ट बीजेपी के यानी कि हुकूमत के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के भी काफी वीक पॉइंट रहे हैं। कांग्रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के दरमियान जो इख्तलाफ थे, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के आपस के लीडरों में जो इख्तलाफ है वो भी जो है इन इलेक्शंस में हल्का सा इसमें असर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बयानात रहे, जो कैंपेनिंग रही, क्योंकि लंबी कैंपेनिंग रही, 1 माह का टाइम था, लोग जो है लगातार 1 माह के पहले ही तय पाया गया था इलेक्शन, उस वजह से जो है कैंपेनिंग की जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो इस वजह से काफी इश्यूज भी इसमें रहे, खास करके किसानों के इश्यूज रहे, पेंडेमिक का इशू रहा, कोरोना के दौर में जो मसाइल पेश आए वो भी इश्यूज रहे। इन सारे इश्यूज को लेके जो है ये इलेक्शन रहा है। आखिरी जो कैंपेनिंग की बात करें तो आखिरी कैंपेनिंग में भी कांग्रेस ने काफी बड़े प्रोग्राम यानी कि स्टेज प्रोग्राम किए, जबकि बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम हमें देखने को नहीं मिले। जी, तो शायद जाहिर सी बात है, और तमाम चैलेंजेस के साथ ये भी एक चैलेंज था इस इलेक्शन में बसवराज बोम्मई के सामने कि दोनों ही सीटों पर लिंगायत तबके की मेजॉरिटी है और वो अपने दम पर अहल है इन सीटों पर लिंगायत तबके के वोट लेने में। ये प्रूव करने के लिए भी उन्होंने हर तरह से बारीकी से, एक तरह से उनके लिए तलवार की धार रहा ये ज़िमनी इंतखाब, और उसी हिसाब से उन्होंने मेहनत भी की। देखते हैं नतीजा क्या होगा। शायद आप सुन सकते हैं हमें? जी जी बिल्कुल जी, एक बार सवाल जी बिल्कुल, ये कि दोनों सीटें जिन पर ज़िमनी इंतखाब अभी हो रहे हैं कर्नाटक में, यहाँ लिंगायत तबके की मेजॉरिटी है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज था बसवराज बोम्मई के सामने जब से उनको सीएम बनाया गया कि वो अपने दम पर अहल है खुद लिंगायत तबके के वोट हासिल करने के लिए, और यही वजह है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर बाकी रहने नहीं दी इंतखाब की तशहीर के लिए, और इस इंतखाब में जीत हासिल करने के लिए हर तरह से मेहनत की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बसवराज बोम्मई की जो मेहनत है हमें वो साफ देखने को मिल रही थी। बसवराज बोम्मई हानगल, चूंकि अपना जो उनका इलाका है सिग्गांव कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे वो मुकीम थे, हानगल में मुकीम थे। लगातार उन्होंने वहां रहकर लोगों से बात की, हर पंचायत तक वो खुद पहुंचने की कोशिश की, लोगों को उन्होंने बहुत सारे वादे किए। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन था, खास करके अगर हम हानगल की बात करें तो ये सीएम वर्सेस कांग्रेस का लग रहा था, क्योंकि सीएम को शायद आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहे हैं यहाँ पर।